हेलो एवरीवन। देखिए आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हम क्या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में बेसिक कि डिडक्शन कब मिल सकती है। अगर आप इस लेक्चर से शुरू कर रहे हैं तो ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक के बारे में डिडक्शन कब मिलती है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, चैप्टर 6A के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट होते हैं जहाँ पर डिडक्शन मिलती है, और 80C का हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80CCC जो कि पेंशन फंड के बारे में बात करता है। हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80CCD जो कि नोटिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करता है, ठीक है। पेंशन फंड और ये नोटिफाइड पेंशन स्कीम, ये थोड़ा ये काफ़ी अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 80CCD। इसके 3 पार्ट होते हैं, उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे एक और सेक्शन 80CCE जो कि ये बोलता है कि सेक्शन 80C और एक सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 तीनों की लिमिट मिला के कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। और फिर हम करेंगे एंड में इस 80CCD 80CCC और C के ऊपर एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। 2 से 3 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, प्लस आपके स्टडी मटेरियल के 2 क्वेश्चन हैं, कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। यह है रहा सेक्शन 80CCC। हैंड रिटन नोट्स आपको कमेंट में लिंक है, उसमें मिल जाएंगे। देखिए 80CCC किस बारे में है? डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप एक पेंशन का फंड ले लो। किस तरीके का फंड? देखें, अगर आप पैसे कमाते रहेंगे, ठीक है, एक एज के बाद अर्निंग्स, एक्टिव अर्निंग्स आना बंद हो जाती हैं, तो क्या आपका रिटायरमेंट के बाद का प्लान है या नहीं है? बहुत सारी जो सेक्शन है वो रिटायरमेंट प्लान के लिए ही है, ठीक है। तो वो बोल रहे कि आप एक फंड ले लो, एक ऐसी स्कीम में पैसा जमा करा दो जहां आप छोटा छोटा पैसा अभी जमा कराते रहोगे। सपोज़ करें आप 5,000 रुपये जमा कराते जा रहे हैं हर एक महीने, या 2,000 रुपये हर महीने जमा कराते जा रहे हैं, और अपनी 60 ईयर तक की एज तक आप जमा करा रहे हैं। और जब आपकी जॉब या आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, तो अब आप थक गए हैं, अब आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिव इनकम आना बंद हो गई, तो फिर उस स्कीम में से आपको पेंशन आना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। तो अभी पैसे जमा कराओ, वो आपने जो जमा कराए हैं प्लस उस पर जो ब्याज होगा वो सब मिलके एक फंड बन जाएगा, एक कॉर्पस बन जाएगा, उसमें से आपको पेंशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये बेनिफिट कौन ले सकता है? एलिजिबल एसएससी है इंडिविजुअल्स। किस तरीके की पेमेंट करने हैं? डिपॉजिट ऑफ अमाउंट फॉर एनी एन्युटी प्लान, किसी भी तरीके का एन्युटी प्लान ले लो, ऑफ LIC ऑफ इंडिया और अदर इंश्योरेंस फॉर रिसीविंग पेंशन। ऐसा कोई भी एन्युटी प्लान आप खरीद लो जिससे आपको बाद में पेंशन आना शुरू हो जाए, ठीक है। हम आपको जो भी पैसा आप एन्युटी प्लान में डिपॉजिट करेंगे उसकी हम डिडक्शन दे देंगे, सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ 1,50,000। तो क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है? 1.5 लाख रुपये। और नोट है एज पर सेक्शन 80CCE जो कि हम डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इसका, मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C CCC एंड 80CCD 1 पुट टुगेदर इज 1,50,000। तो 80C की लिमिट भी 1.5 लाख है, 80CCC की लिमिट भी 1.5 लाख है, और जो हम 80CCD 1 पढ़ेंगे उन तीनों को मिला के भी ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख ही है। इसके हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल। तो आप एन्युटी प्लान ले लो, पैसा जमा करा दो, हम आपको डिडक्शन दे देंगे, लेकिन जब आप उस पैसे को निकालोगे तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन सरेंडर ऑफ एन्युटी, आप एन्युटी पॉलिसी को कैंसिल करके पैसा निकालें, या फिर आप बाद में पेंशन आपको रिसीव होगी उस प्लान से, तो वो क्या हो जाएगी, जब आपको रिसीव होगी तब वो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत छोटा सा सेक्शन है, इसका इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये कॉम्बो में आता है। अगला है सेक्शन 80CCD कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS नोटिफाइड पेंशन स्कीम। देखें क्या है NPS? नोटिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट 2004 में लाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। उनका पर्पस था एक ऐसी स्कीम तैयार करना जहां पे एम्प्लॉय से थोड़ा सा पैसा लेके
जमा करते जाएं और एम्प्लॉयर अपनी तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से थोड़ा सा पैसा जमा करती जाए और वो पैसा एक्यूमुलेट होता जाए, उस पर ब्याज की अर्निंग होती जाए, और जब वो व्यक्ति रिटायर होता है, वो एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, तो उसको एक तरह की पेंशन मिलना क्या हो जाए, शुरू हो जाए। सेम जैसा हमने अभी ATCCC में डिस्कस करा, लेकिन वहाँ कोई एन्युटी प्लान लेना है आपको। यहाँ पे नोटिफाइड पेंशन स्कीम नोटिफाइड है। कौन सी नोटिफाई की गई? अटल पेंशन योजना नोटिफाई की गई। तो 2004 में स्कीम आई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए। स्कीम बहुत अच्छी थी, तो 2009 में इसको अदर एम्प्लॉय, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट कंपनीज के, स्टेट गवर्नमेंट, उनके लिए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए भी इस स्कीम को ओपन कर दिया गया। इस स्कीम में ओवरऑल होना क्या है? इस स्कीम में नोटिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि कौन सी स्कीम को नोटिफाई किया गया है? अटल पेंशन स्कीम, है ना, योजना। तो अटल पेंशन योजना बनाई गई है पेंशन के लिए। इसमें क्या होना है? यह है NPS। तो सपोज कोई एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय जमा करेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर जमा करेगा, और रिटायरमेंट के बाद इसमें से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। किसको? एम्प्लॉय को। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी स्कीम है, उनको पैसा जमा करना ही पड़ेगा, 10% ऑफ सैलरी, और अदर एम्प्लॉय के लिए वॉलंटरी है, ठीक है। लेकिन स्कीम इतनी अच्छी है कि नॉर्मली लोग इसको चुनते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर कोई पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। वो भी अपने इनकम का कुछ पोर्शन नोटिफाइड पेंशन स्कीम में जमा कर सकता है। आप जमा कितना भी कर सकते हैं, बेनिफिट टैक्स का कितना मिलेगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं NPS में एम्प्लॉय पैसा जमा करेगा, NPS में एम्प्लॉयर भी पैसा जमा करेगा, ठीक है, जो कि बाद में एम्प्लॉय को मिलेगा। और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में कौन जमा करेगा? वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन खुद ही NPS में पैसा जमा कर लेगा। जो ये सेक्शन है 80CCD, इसको 3 सब सेक्शंस में बांटा गया है फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्शन, ठीक है। एक है सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1, दूसरा 80CCD सब सेक्शन 1B, और तीसरा है 80CCD सब सेक्शन 2। 80CCD 1 जो सेक्शन है वो बोलता है कि जो एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन है NPS में, उसकी डिडक्शन हम एम्प्लॉय को दे देंगे, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है और वो NPS में पैसा जमा कराता है, तो उसकी डिडक्शन हम उस सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति को दे देंगे। तो ये बात करता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की, या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति जो कंट्रीब्यूशन जमा करा रहा है उसकी डिडक्शन हम इनको दे देंगे। और जो 80CCD 2 है वो बात करता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन NPS में होगा, ठीक है, वो पहले तो एम्प्लॉय की इनकम बन जाएगा। मैं बिल्कुल हर एक बात को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। मैं बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ताकि जब मैं डिटेल में जाऊँ तो आप समझने की बेहतर पोजीशन में होंगे। तो देखना 80CCD 1 बोलता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के बारे में, या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है स्कीम में उसको हम डिडक्शन दे देंगे। कितनी डिडक्शन देंगे बात करेंगे। ऐसे ही जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति कंट्रीब्यूशन कर रहा है NPS में, तो उसकी डिडक्शन हम उसको दे देंगे। अब एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो सपोज एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करें, तो पहले तो जो 1 लाख एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो एम्प्लॉय की सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा, है ना। बेसिक सैलरी, DNS अलाउंस, कमीशन, बोनस, फीस, अलाउंसेस, परक्यूसिट, सब कुछ ऐड होता है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन किसकी तरफ से आ रहा है? एम्प्लॉयर की तरफ से, ये पहले उसकी सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगा, और फिर उसको क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय को उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी, क्योंकि वो पैसा अभी उसके हाथ में नहीं आया है, तो उससे अभी टैक्स लेना तो लॉजिकल नहीं बनता। तो एम्प्लॉयर का डिडक्शन जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे 80CCD 1 है, फिर 80CCD 1B आप समझ रहे हो कि अमेंडमेंट से ऐड किए जाते हैं। जब भी इस तरह के कोई सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, तो वो अमेंडमेंट से जोड़े जाते हैं।
तो पहले हुआ करता था 80CCD1, 80CCD2, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और दोनों की डायरेक्शन एम्प्लॉय को मिलती थी, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में केवल 80CCD1 की डायरेक्शन उसको मिलती थी। बाद में किन्हीं कारणों से, मैं बताऊंगा क्या कारण है, उसकी वजह से एक नया सेक्शन लाया गया 80CCD1B, जो कि 2015 के बजट में आया था, ठीक है। 2015 में ऐड किया गया सेक्शन। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एडिशनल डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्लिक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स कंट्रीब्यूशन। तो जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है वो दो सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं, 80CCD1 प्लस एडिशनल और डिडक्शन ले सकते हैं 80CCD1B में। देखें, डिडक्शन की लिमिट्स होती हैं, तो 80CCD1 की लिमिट की डिडक्शन भी मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा है तो यहाँ भी वो क्लेम कर सकता है। और यहाँ 50,000 रुपये की डिडक्शन ऐड की गई, मतलब जो आपको 80CCD1 में मिल रही हैं उसके अलावा आप 50,000 रुपये तक की और डिडक्शन 80CCD1B में भी ले सकते हैं। एम्प्लॉय के केस में भी ये है और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में भी है। जो उसको 80CCD1 में डिडक्शन मिल रही है उसके अलावा अगर उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो 50,000 तक की डिडक्शन वो 80CCD1B में भी ले सकता है। देखिए, बातें अभी गोल गोल हुई हैं। अब मैं इनको फॉर्मली आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हम किस बारे में बात करें, किस तरीके की बातें हुई हैं सर, ठीक है। तो अभी इसको हम छोड़ के और आगे बढ़ते हैं और हम इसको कनेक्ट करते हैं और मैं एग्जाम्पल कराता हूँ आपको। तो सेक्शन 80CCD जो है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, नोटिफाइड पेंशन स्कीम। और कौन सी स्कीम नोटिफाई की गई है? अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना नोटिफाई की गई। कौन से व्यक्ति इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? इंडिविजुअल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो अदर एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। किस तरीके का पैसे जमा कराने इसमें एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस की डिडक्शन मिल जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस की डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। और ये दोनों डिडक्शन 80CCD1 एंड 80CCD1B में मिल जाती हैं। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की डिडक्शन भी एम्प्लॉय को मिल जाती है 80CCD2 में। कितनी डिडक्शन मिल जाती है सर? तो यह है क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, ठीक है। देखें कितनी, बहुत आसान है, बस एक बार थोड़ा सा हम आगे पहुँचें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो देखें 80CCD में मैंने कंपैरेटिव लिखा हुआ है। तो 80CCD में पहला डिडक्शन हम बात करें 80CCD1 की, एम्प्लॉयड पर्सन के केस में क्या होगा और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में क्या होगा। तो एम्प्लॉयड पर्सन को डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन कितनी मिल जाती है 80CCD1 में? जो भी अमाउंट उसने कंट्रीब्यूट किया होगा, और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस इफ़ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। सैलरी हेड में आपने पढ़ा होगा। तो जितना उसने कंट्रीब्यूट किया है वो अमाउंट, और सैलरी का 10%, सैलरी का मतलब यहाँ क्या होगा? बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस का 10%, विच एवर इज लोअर, इतनी तक डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है। मान लो उसकी बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस मिला के हो रहा है 10 लाख, तो 10 लाख का 10% कितना? 1 लाख। अब उसने कंट्रीब्यूट किया 80,000, तो कितनी डिडक्शन मिल जाएगी उसको? 80,000। मान लो उसकी सैलरी है 15 लाख, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस 15 लाख है, तो वो उसका 10% क्लेम कर सकता है, कितना? 1.5 लाख। सपोज उसने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख, तो कितनी डिडक्शन ले पाएगा बताएं? उसने कंट्रीब्यूट किया है 2 लाख, लेकिन उसकी सैलरी बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस 15 लाख था, तो उसका 10% तक ही क्लेम कर सकता है, 1.5 लाख। कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो 80CCD1 ये बोलता है कि आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस तक की डिडक्शन मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि जो सेक्शन 80CCE है ना, जो सेक्शन 80CCE है, एज पर सेक्शन 80CCE एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD1 कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। तो 80C, 80CCC और 80CCD1 की लिमिट, एग्रीगेट लिमिट 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती तीनों की मिला के। तो फिर से हम अगर बात करें, एक बार मैं फिर अलग से एग्जांपल लूँगा, ये छोटा छोटा सा यहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बात को।
सपोज उसकी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस है 18 लाख रुपए, और उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो किया है उसने 2.5 लाख रुपए का। अब बताएं उसको कितनी डिडक्शन मिल जाएगी। तो उसने कंट्रीब्यूशन किया है 2.5 लाख का नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, 80 CCD 1 वर्ष की बात कर रहे हैं हम, और उसको डिडक्शन मैक्सिमम मिल सकती है 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो 18 लाख का 10% कितना, 8 लाख रुपए, सॉरी 1,80,000। तो विच एवर इज लोअर, कितना, 1,80,000 की डिडक्शन वो ले सकता है, लेकिन सेक्शन 80 CCE बोलता है कि 80C 80 CCC और 80 CCD 1 की लिमिट 1.5 लाख से ज़्यादा जा नहीं सकती, इसलिए वो कितना डिडक्शन ले पाएगा, फाइनली 1.5 लाख रुपए की ही डिडक्शन ले पाएगा। ठीक है, क्या आपकी बात समझ आ रही है? मैं इसको और समझाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, अभी बस इतना बात मैं समझा रहा था आपको, फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के बारे में बाद में बात करता हूँ। अब देखना, सपोज करें आपका 80C का कंट्रीब्यूशन आपने किया हुआ है 80,000 रुपये। 80 CCC के संबंध में भी आपकी पेंशन फंड ली हुई है, उसमें भी आपको 30,000 रुपये तक की डिडक्शन एलिजिबल है। कितनी डिडक्शन आपको मिल गई, 1,10,000 रुपये। अब आपने एनपीएस में भी पैसे जमा किए हैं, और मैं फिर से एक नया एग्जांपल ले लेता हूं ताकि हमें और समझ में आता जाए। आपने एनपीएस में जमा किए हैं, सपोज करते हैं 1,40,000 रुपये। आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस है 15 लाख। तो आप कितना तक डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, 1.5 लाख, लेकिन आपने जमा ही कितने करा, 1,40,000। तो आपको कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, 1,40,000 की डिडक्शन 80 CCD 1 की तरफ से मिल सकती है। आप क्वेश्चन कि चलो हमने नोटिफाइड पेंशन स्कीम ली तो हमें बेनिफिट मिल रहा है। अब 1,40,000 की डिडक्शन आपको मिल तो सकती है, लेकिन आपको 80 CCE का ध्यान रखना पड़ेगा। 80 CCE बोलता है कि 80C 80 CCC और 80 CCD सबसेक्शन 1, इन तीनों की डिडक्शन मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आपने 1,40,000 जमा किया है, 1.5 लाख तक आपका 10% की लिमिट के हिसाब से 1.5 लाख ले सकते थे। आप 1,40,000 के लिए एलिजिबल तो हो, लेकिन चूंकि आपने 80C और 80 CC में और पैसा जमा करा है, तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, आपको डिडक्शन 1,40,000 की मिल तो नहीं पा रही है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि 1,10,000 का तो आपका पहले से डिडक्शन हो गया, 1.5 लाख से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली आप कितने का बेनिफिट उठा पाए, आप 40,000 रुपये का बेनिफिट एनपीएस से उठा पाए। अब गवर्नमेंट बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है कि हम तुम्हें तुम्हारी सैलरी का 10% तक डिडक्शन दे देंगे, ठीक है, लेकिन फिर ये बोलती है कि 80C 80 CCC और 80 CCD 1 सब मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली देखें कि अगर उसने 80 CCC और 80C का बेनिफिट उठाया होगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराया होगा, हाउसिंग लोन का रिपेमेंट किया होगा, ट्यूशन फीस चुकाई होगी, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, या फिर उसने म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदी होगी, उसने एफडी कराई होगी, तो उसको 1,10,000 रुपये तो उसके वहीं हो गए। अब आपकी तरफ से बेनिफिट आप बोल तो रहे हैं कि 10% तक दे देंगे, लेकिन मिल पा रहा है अल्टीमेटली 40,000 का। तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार 80 CCD 1 का फ़ायदा उतना मिल ही नहीं पा रहा है इस लिमिट की वजह से, इसलिए उन्होंने एक नया सेक्शन बनाया है 80 CCD 1B। ठीक है, कौन सा सेक्शन बनाया है, 80 CCD 1B। और उन्होंने बोला कि जो आपको 80 CCD 1 में फ़ायदा दे रहे हैं, उसके अलावा 50,000 रुपये तक का फ़ायदा आपको और दे सकते हैं डिडक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 80 CCE वाली 1.5 लाख की लिमिट के बियॉन्ड है, इस पर 1.5 लाख वाली लिमिट नहीं लगती। ठीक है, तो आप 50,000 रुपये तक की डिडक्शन 80 CCD 1B में क्लेम कर सकते हैं, और वो 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आएगी। हमने कहा क्या मतलब सर? तो उन्होंने बोला तुम ऐसा करो कि तुमने कितना पैसा जमा कराया है यहाँ पे, 1,40,000, तुम कितना तक क्लेम कर सकते, 1,50,000, लेकिन यहाँ तो 40,000 से ज़्यादा मिल नहीं पा रहा है। तो तुम ऐसा करो, अपने 50,000 रुपये यहाँ क्लेम कर लो। ठीक है, 1,40,000 की कॉन्ट्रीब्यूशन में से 50,000 वहाँ क्लेम कर लो, और बचे हुए कितने बचे अब,
140 आपने कंट्रीब्यूट किए थे, 50,000 आपको आप पहले किस में क्लेम कर लो, 80 1 बी में, ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को। अब कितना बचा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, 90,000। अब 90,000 को यहाँ क्लेम कर लो, ठीक है, 90,000 और 1.5 लाख में से कितना, 90,000, ये 90,000 यहाँ चले जाएंगे और ओवरऑल फिर भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, 40,000 यहाँ मिल जाएगा 1.5 लाख पूरा करने में, 50,000 यहाँ मिल जाएगा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। तो मैं इसको रीड कर दूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ इसका कि एडिशनल डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो बैलेंस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, आप कुछ डिडक्शन यहाँ क्लेम करेंगे 80CCD1 में, तो जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका दोनों जगह डिडक्शन ले लेंगे क्या, सेम ही अमाउंट की, नहीं। आपका अमाउंट सपोज करो कि आपका अमाउंट 2 लाख है, तो 50,000 80CCD1B में क्लेम कर लो, बचा हुआ 1.5 लाख वहाँ क्लेम कर लो, है ना। आपने 1 लाख ही कंट्रीब्यूट किया है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं 80CCD1 में 1 लाख और 80CCD1B में 50,000, ये तो 1.5 लाख क्लेम हो गया। तो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उसी को 2 जगह क्लेम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, 80CCD1 और 80CCD1B। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप पहले 1B में क्लेम करें, क्योंकि इसके ऊपर लिमिट्स नहीं लगनी है, 50,000 सीधा लाभ हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ है वो 80CCD1 में क्लेम करें, वो 80CC वगैरह को मिला के जितना मिलना होगा उतना मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आप पहले 50,000 यहाँ क्लेम करें ताकि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। मैं आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ बोला है बैलेंस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो अपना अमाउंट है वो ले लो और मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, विच एवर इज लोअर। देखें मैं आपको उसका क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और एक पॉइंट और रीड कर देता हूँ कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1B एंड 80CCD2 जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 80CCE फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000, ठीक है, इनके ऊपर लिमिट नहीं लगेगी। देखिए क्वेश्चन ये है, मिस्टर ए एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी बेसिक सैलरी है 10 लाख, उनका डीएनएस अलाउंस ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है 4 लाख। तो सैलरी के पर्पज़ से सैलरी कितनी हो गई 80CCD के पर्पज़ से, ठीक है, ये हो गई 14 लाख रुपए। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस एट 15% ऑफ 14 लाख, उसने 14 लाख का 15% एनपीएस में जमा कर दिया, 2,10,000। एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड दिस सेम अमाउंट, एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया सेम अमाउंट, मतलब 2,10,000। बात कर रहे हैं कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, कैलकुलेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD। देखें तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD1B में आप कितना क्लेम कर सकते हैं, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की 50,000, एम्प्लॉय ने कितना कंट्रीब्यूट किया है 2,10,000, बचा हुआ आप कहाँ क्लेम कर रहे हैं 80CCD1 में। तो बैलेंस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड कितना है, 2,10,000 में से 50,000 रुपये आपने यहाँ क्लेम कर लिया, बचा हुआ 1,60 की आप डिडक्शन यहाँ मांग रहे हैं 80CCD1 में। और 80CCD1 में मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस मांगा जा सकता है, जो कि आपका 14 लाख का 10%, 1,40,000। तो आपको 80CCD1 में कितना लाभ हो जाएगा, 1,40,000, ठीक है। मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। बस उसके पहले मैं आपको एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के बारे में और बढ़ा दूँ, थोड़ा सा, बस आप 5 मिनट और वेट करें, फिर मैं केवल क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ये भी बताऊंगा कि 80CCD1B में ही क्यों पहले कंट्रीब्यूशन में क्लेम करने का बोल रहा हूँ। तो जो हमने अभी तक पढ़ा वो शॉर्ट रिकैप कर लें। हम अभी केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की हम बाद में बात करेंगे। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन 2 जगह क्लेम किया जा सकता है, 80CCD1 एंड 80CCD1B में, ठीक है। 80CCD1 है उस वो 1.5 लाख की लिमिट में कवर होता है, लेकिन 80CCD1B पर ये लिमिट्स नहीं लगते हैं, ठीक है। ये हमने ऐसा डिस्कशन किया। और तीसरा जो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलती है वो मिलती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की, एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलती है
बस वो और रीड कर लें। 80 CCD 2 में डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के केस में होता है जो भी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है और 14% ऑफ सैलरी, ठीक है, विच एवर इज लोअर। जबकि अदर एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, विच एवर इज लोअर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, देखना ध्यान से। मिस्टर ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बेसिक सैलरी है उनकी 10 लाख, डीएनएस अलाउंस जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है वो है 4 लाख। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एनपीएस के लिए हुआ है 15% ऑफ 14 लाख 2,10,000, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ है सेम अमाउंट 2,10,000। अब डिडक्शन निकालें। पहला पॉइंट, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन के लिए सैलरी कौन सी लेंगे हम, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये कितना हो गया, 10 लाख प्लस 4 लाख 14 लाख। अब डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD 1। 80 CCD 1 के हिसाब से क्या डिडक्शन मिलेगी, तो वो मिलेगी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, कितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है, तो बताएं कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है आपने, बाय एम्प्लॉय। उसने किया है 14 लाख का 15% और गिवन है अमाउंट आपको 2,10,000। बताएं मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलता है वो मिलता है 10% ऑफ सैलरी, दैट इज़ 14 लैक्स। ये मिल सकता है 1,40,000, विच एवर इज लोअर। तो 80 CCD 1 में 1,40,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। देखिए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 2,10 का, डिडक्शन अभी 1,40 की मिली, तो क्या कुछ कंट्रीब्यूशन बचा हुआ है जिसकी डिडक्शन नहीं मिली, हाँ। तो फिर से हम देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1B, और किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन की ही बात चल रही है अभी। तो ये यहाँ हम क्लेम कर सकते हैं बैलेंस कंट्रीब्यूशन, है ना, जो कि कितना है 2,10,000 माइनस 1,40 अलाउ हो गया है, आपने यहाँ क्लेम कर लिया है 1,40। तो जितना आपने वहाँ क्लेम कर लिया है बाकी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। तो कितना 70,000, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है 50,000। तो यहाँ पर कितना अलाउ हो जाएगा आपको, 50,000 अलाउ हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट आपको, देखिए कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछें, डिस्कस करें कमेंट के थ्रू, डायरेक्ट बात करने का भी कोई माध्यम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये 50,000 इसमें क्लेम कर सकता है 80 CCD 1B में। तो कितना क्लेम कर लिया उसने, 1,40 यहाँ पे क्लेम हो गया, 1,50 यहाँ पे हो गया, तो 1,90,000 की डायरेक्शन उसने क्लेम कर ली। बस जो 1,40 है इसके ऊपर 80 CCE की लिमिट लगेगी, तो उन सबको मिला के ही 1,40 तक जो भी होगा 1,50 तक मिल पाएगा। चौथा जो हम डिडक्शन क्लेम करेंगे वो है डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने, उन्होंने भी 2,10,000 किया था, और 10%, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है अगर तो 14% ऑफ सैलरी लेंगे, अदरवाइज 10, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस इफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जो कि हमारा 14 लाख था। तो ये 14 लाख का 10% 1,40, तो विच एवर इज लोअर, 1,40,000 की डिडक्शन हमें यहाँ से मिल जाएगी।
तो टोटल डिडक्शन कितनी मिल गई, 80 CCD सबसेक्शन 1 में 140 मिल गई हमें, 80 CCD सबसेक्शन 1B में 50,000 की डिडक्शन मिल गई हमें, और 80 CCD 2 में 140 की डिडक्शन हमें और मिल गई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं जो आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पहले डिडक्शन जो क्लेम कर रहे हो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की, वो पहले 1B में क्लेम करो, फिर इसमें करो। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको अगले एग्जाम्पल समझाता हूँ। यहाँ मिस्टर बी हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनकी बेसिक सैलरी है 10 लाख रुपए पर एनम, DNS अलाउंस है 6 लाख रुपए पर एनम, जिसमें से 40% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू NPS है 16% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक का 16%, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS है सेम, यानी 16% ऑफ बेसिक सैलरी। देखिए 16% ऑफ बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा, 1,60,000, है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड सम एश्योर्ड इज 6 लाख, पॉलिसी इशूड ऑन 1 अगस्त 2019। अगर पॉलिसी इशू की गई है 1/4/2013 या उसके बाद, तो सम एश्योर्ड का 10% तक आपको क्या मिल जाता है, प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाती है। अगर डिसेबल्ड पर्सन है तो 15, है ना, कुछ ना कहा जाए तो नॉर्मल मानेंगे, तो ये ठीक है, 80C लगेगा इसके ऊपर। ट्यूशन फीस पेड फॉर फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में 2 बच्चों तक की फुल टाइम एजुकेशन के लिए फीस पे करोगे तो 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, ये है 20,000। कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन स्कीम, ये कौन सा है, पेंशन फंड है, 80 CCC। कैलकुलेट द टोटल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, बोले चैप्टर 6 से की टोटल डिडक्शन बताएं। ठीक है, देख लेते हैं हम, तो ये आंसर शुरू करते हैं यहाँ पे। देखें, सबसे पहले कौन कौन सी डिडक्शंस है वो देख लेते हैं। मैं उन सबसे पहले निकाल लेता हूँ, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD। तो इसके लिए हमें चाहिए बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस इफ फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये क्या होता है, सैलरी हेड में आपने देखा होगा। तो देखें ये कितना हो रहा है, बेसिक सैलरी कितनी है, 10 लाख रुपए की बेसिक सैलरी है, प्लस DNS अलाउंस है 6 लाख, जिसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। तो 6 लाख का 40%, तो कितना हो गया, 2,40,000, तो हो गया 12,40,000 सैलरी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। 6A में हमें डिडक्शन की बात करनी है, तो देखें कुछ 80 CCD वाली डिडक्शन है, कुछ 80C वाली, कुछ 80 CCC वाली। तो हम सारा लिख लेते हैं, है ना। 80C वाली डिडक्शन क्या है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ठीक है कितना तक अलाउड होता है, पॉलिसी इशू की गई है 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद, तो हो जाएगा सम एश्योर्ड का 10%, ठीक है, तो 6 लाख का 10%, कितना, 60,000 तक की डिडक्शन आपके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। जो भी करता जा रहा हूँ मैं टिक लगा देता हूँ, ये हो गया। फिर ट्यूशन फीस आपने चुकाई, ठीक है, तो ये ट्यूशन फीस ये भी 80C में मिलती है, 20,000 रुपये। ओके, तीसरा है कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन योजना, ये 80 CCC में आता है। एक कंट्रीब्यूशन टू अटल पेंशन स्कीम योजना, कितना करा है उन्होंने, 10,000 रुपये, ठीक है, तो 80 CC में मिल जाएगा।
ये दोनों मिला के हो गया है 6 2 8 और 9, 90,000 रुपये हो गए हैं। अब बात करेंगे हम 80 CCD सबसेक्शन 1 में जो क्लेम होगा, और फिर इनकी लिमिट मिला के कितना हो सकता है। 80 CCE बोलता है मैक्सिमम लिमिट इन तीनों की मिला के कितनी हो सकती है, 1.5 लाख हो सकती है। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कितना हो रहा है और फिर मैक्सिमम लिमिट देख लेंगे। और फिर हम क्लेम करेंगे सेक्शन 80 CCD 1B में और 80 CCD सबसेक्शन 2 में। चलो शुरू हो जाते हैं। तो देखें 80 CCD 1 में कितना क्लेम कर सकते हैं हम। मैं यहाँ थोड़ा सी जगह बना लेता हूँ ताकि चीज़ें बहुत क्लियर दिखाई दें आपको। अब जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि पहले किस में डिडक्शन क्लेम करनी चाहिए। सपोज आप पहले 80 CCD 1 में क्लेम करना चाहते हैं डिडक्शन, ठीक है, और 1B में नहीं, तो देखना क्या होगा। अभी पहला होगा अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, कितना अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया है। आपने कंट्रीब्यूट किया है 16% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 10 लाख का 16%, तो ये हो गया 1,60,000। और दूसरा 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस इफ वाला, तो हमने निकाल लिया था सैलरी कितनी हो रही थी, बेसिक सैलरी DNS अलाउंस 12,40,000, तो 12,40,000 रुपये आपकी सैलरी है इस पर्पज़ के लिए। इसका 10% तक आप क्लेम कर सकते हैं, तो 1,24,000। तो आपको विचेवर इज लोअर, आपने कितना क्लेम कर लिया यहाँ पे, 1,24,000 आपने यहाँ क्लेम कर लिया। अब अगर आपने 1,24,000 यहाँ क्लेम कर लिया तो बताएं सेक्शन 80 CCD 1B में आप कितना क्लेम कर पाओगे। तो अब आप कर पाओगे बैलेंस अमाउंट, तो आपने कितना डिडक्शन था आपका टोटल, आपका कितना कंट्रीब्यूशन था 1,60,000, जिसमें से आपने यहाँ कितना क्लेम किया है, मिले ना मिले आपने तो 1,24,000 क्लेम किया है इसमें। तो अब आप 1,24,000 तो वहाँ क्लेम कर चुके हैं, तो आप कितना और यहाँ क्लेम कर पाओगे, 36,000। और मैक्सिमम कितना 50,000, विच एवर इज लोअर, तो आपको यहाँ कितना अलाउ हो जाएगा, 36,000 आपको यहाँ से अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल था 1,60, जिसमें से 1,24,000 आपको यहाँ मिल गया क्लेम करने, है ना, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड DNS अलाउंस, तो 1,24,000 आपने यहाँ क्लेम कर लिया 1,60 में से, और बचा हुआ 36,000 आपने 1B में क्लेम करा, है ना। तो यहाँ तो 36 लाख हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना यहाँ क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपने क्लेम 1,24,000 किया है, ठीक है, तो 80 CCD 1B में 1,24,000 आप क्लेम कर रहे हैं, टोटल कितना हो गया आपका 2,14,000। लेकिन 80 CCE की लिमिट बोलती है कि आपको डिडक्शन ओवरऑल कितनी मिलेगी, 1.5 लाख। तो आपको डिडक्शन यहाँ अल्टीमेटली 1.5 लाख मिल पाएगी सब कुछ मिला के। आपकी डिडक्शन यहाँ 1.5 लाख रिस्ट्रिक्ट हो गई, और यहाँ कितनी मिली आपको 36,000। अब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2, वो अलग ही मैटर है, आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना है एम्प्लॉयर का, उसका भी 1,60,000 का कंट्रीब्यूशन है, और 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस इफ, तो वो कितना हो रहा था 12,40,000 का 10%, 1,24,000, विच एवर इज लोअर। तो आपको 1,24,000 यहाँ से मिल जाएगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 36,000 मिलेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ जो आपने 1,24,000 क्लेम किया, वो 1,24,000 का क्लेम गया, लेकिन उसकी लिमिट
तीनों सेक्शन को मिला के कितनी हो गई, 2,14,000 हो गई, है ना। 80C को मिला के 90,000 था। आप 1/24 क्लेम करोगे लेकिन मैक्सिमम आपको मिल कितना पाएगा, देखो 1.5 लाख से ज़्यादा मिल नहीं सकता, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम मिल पाएगा यहाँ 60,000। आप भले क्लेम करो 1/24, मिल पाएगा 60, है ना। तो आपको यहाँ एडिशनली 60,000 का बेनिफिट मिल पाया। और आपने 1/24 वहाँ क्लेम कर लिया, इसलिए आप यहाँ केवल 36,000 क्लेम कर पाए। मैं बोल रहा हूँ इसका उल्टा करके देख लो। इसका क्या उल्टा करके देख लो कि आपकी जो लिमिट थी वहाँ देखो 80CCC, इन दोनों का मिला के वहाँ पे कितना हो रहा था, 90,000। अब आप जो 80CCD सबसेक्शन 1 में वहाँ क्लेम कर रहे हैं, उस क्लेम को बाद में करें और आप 80CCD 1B पहले कर लें। तो 80CCD 1B में कितना क्लेम कर सकते हैं आप, 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं, और ये आपको अलाउ हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगती। अब बचा हुआ अमाउंट आप 80CCD 1 में क्लेम करें, तो आप यहाँ बैलेंस अमाउंट क्लेम करें। तो कितना बचा, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन था 1,60,000 का, आपने 50,000 80CCD 1B में क्लेम कर लिया। अब बचा हुआ यहाँ क्लेम कर रहे हैं 1,10,000, ठीक है। और 10% ऑफ 12,40,000, 1,24,000, इसमें से विच वेयर इज लोअर, कितना, 1,10,000। 1,10,000 को आप यहाँ क्लेम करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख। इसमें से अलाउ कितना होगा, मैक्सिमम 1.5 लाख। तो यहाँ कितना अलाउ हो जाएगा आपको, 1.5 लाख यहाँ अलाउ हो जाएगा। अब देखना 1.5 लाख यहाँ अलाउ हो जाएगा और 50,000 यहाँ अलाउ हो जाएगा, और जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउ होना 1/24 वो हो ही जाएगा। तो देखना अंतर क्या आ रहा है, बस 1 मिनट और ठीक से समझें। अगर आप पहले यहाँ 50,000 क्लेम कर लें, बचा हुआ यहाँ क्लेम कर लें, अब वो लिमिट के चलते आपको अलाउ होगा नहीं होगा वो ठीक है, लेकिन 50,000 तो साफ साफ अलाउ हो जाएगा ना, इस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन आएगी नहीं। अगर आप उल्टा करते हैं, आप पहले क्या करते हैं, 1/24 यहाँ अलाउ करते हैं 80CCD 1 में, और बचा हुआ 1/24 के बाद जो बचा हुआ है वो 36,000 यहाँ क्लेम करते हैं, तो ये अलाउ तो हो जाएगा, लेकिन जो 50,000 अलाउ हो सकता था वो होगा नहीं, वो 36 होगा। और जो 1/24 वहाँ आपने क्लेम करा कि चलो हमने वहाँ ज़्यादा क्लेम कर लिया, वो ज़्यादा 1.5 लाख की लिमिट के चक्कर में आपको अलाउ तो नहीं हो पाया। तो आप 80CCD 1 में क्लेम तो करते हैं लेकिन वो 1.5 लाख की लिमिट में फंस जाता है। तो बेहतर है कि पहले वहाँ क्लेम करो जहाँ फंसना नहीं है। 80CCD 1B में 50,000 निकाल दो, बचा हुआ पैसा आप कहाँ क्लेम करो, 80CCD 1 में। तो वो मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो 1.5 लाख की लिमिट के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन 50,000 तो सीधा सीधा मिल जाएगा। तो एक क्रक्स ये है जो मैं आपको बता दूं एक बार, और फिर आपकी स्टडी मटेरियल क्वेश्चन करते हैं हम। कि एम्प्लॉय के केस में 80CCD 1, 80CCD 1B और तीसरा 80CCD सबसेक्शन 2 है। ये दोनों बात करते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की। 80CCD 2 बात करता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की। अब देखें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप क्लेम करें कैसे भी, और वो मिल सकता है आपको अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, इफ आप उसको क्लेम कर लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन है उसमें अप टू 50,000 आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं 80CCD 1B में, और फिर जो बच्चे उसको आप यहाँ क्लेम करें, वो अलाउ होना होगा नहीं होना होगा, वो 80CCE की लिमिट्स को देखते हुए वो अलाउ हो जाएगा। लेकिन 50,000 तो आपको साफ साफ अलाउ हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी नो लिमिट ऑफ 80CCE, तो ये अलाउ हो जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी अलाउ हो जाएगा, नो लिमिट ऑफ 80CCE में भी अलाउ हो जाएगा। बचा हुआ आप यहाँ क्लेम कर लें तो जितना अलाउ होना होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हमने डिस्कस की। मैं एक बार और रिकैप करा देता हूँ आपको, बस छोटा सा, और फिर आपके स्टडी मटेरियल क्वेश्चन देखते हैं।
एलिजिबल एसएससी कौन है? कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, अदर एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। पेमेंट क्या करना है? कंट्रीब्यूशन करना है, एम्प्लॉय को अपना कंट्रीब्यूशन, सेल्फ एम्प्लॉयड को अपना कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आएगा। हमने अभी केवल एम्प्लॉय का डिस्कशन करा, तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का 80 1 में भी डायरेक्शन मिलेगा और 1B में भी एडिशनल डायरेक्शन मिलेगा। 1B में 50,000 का डायरेक्शन मिलेगा जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन मिलेगा उसके ऊपर 80 CCE की लिमिट्स लगेंगे। फिर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। कौन सी लिमिट नहीं है? 80 CCE वाली नहीं है। इसकी खुद की लिमिट है कि कितना कंट्रीब्यूशन की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय केस में 14% ऑफ सैलरी मैक्सिमम मिल पाएगा, अदर एम्प्लॉय केस में 10% ऑफ सैलरी मैक्सिमम मिल पाएगा। तो एक्चुअल देख लें कितना करा, मैक्सिमम इतना मिल पाएगा, विच एवर इज लोअर। ठीक है, मैंने आपको 2 नोट बोले थे। एज पर सेक्शन 80 CCE, एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C CCC एंड 80 CCD1 कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। दूसरा नोट था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD1 एंड 80 CCD2 आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 80 CCE फॉर मैक्सिमम लिमिट ऑफ 150। तीसरा नोट है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD1B इज इन एडिशन टू दी डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 CCD1 फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। दोनों लोगों को 1B की लिमिट भी मिलेगी। और चौथा है, इट इज़ एडवाइजेबल एंड लॉजिकल टू क्लेम डिडक्शन फॉर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉय का या सेल्फ एम्प्लॉयड का कॉन्ट्रीब्यूशन फर्स्ट अंडर सेक्शन 80 CCD1B अप टू 50,000 बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द restrictions of 80 CCE and balance amount if any can be claimed under section 80 CCD1। ओके, और एक ये नोट और देख लें आप, एक पॉइंट, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन NPS शैल फर्स्ट बी इंक्लूडेड इन दी सैलरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। क्योंकि परक्यूसिट्स आप पढ़ते हैं, अलाउंसेस आप देखते हैं, वो सब एम्प्लॉय की सैलरी बन जाता है। ठीक है, एनीथिंग पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज द इनकम ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी। तो पहले तो जो वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो आपकी इनकम है, और फिर उसमें से आप देन द एलिजिबल डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन विल बी अलाउड फ्रॉम GTI। तो हमने क्वेश्चन किए। ठीक है, अब मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का बता दूं, बिल्कुल सरल हो गया अब तो। देखिए, एम्प्लॉय को 2 बेनिफिट मिल जाते हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% के लगभग, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% के लगभग। तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड को 10% की जगह 20% का बेनिफिट दिया गया कि एम्प्लॉय 10 अपना खुद का बेनिफिट ले रहा है, 10% तक का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट ले रहा है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को तो खुद ही कंट्रीब्यूट करना है, तो क्या 10% की ही डिडक्शन मिले उसको? नहीं, तो 20 कर दिया उन्होंने, बस बाकी सब सेम ही है। तो डिडक्शन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और 20% ऑफ GTI, क्योंकि सैलरी तो उसकी होगी नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड है वो, तो जो GTI है उसका 20% तक विच एवर इज लोअर उसको डिडक्शन मिल जाएगी, और उसको भी एडिशनल डिडक्शन मिलेगी 80 CCD1B में, वो भी बैलेंस अमाउंट जो भी उसने कंट्रीब्यूट किया है 20% तक यहाँ ले ले, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसकी डायरेक्शन 50,000 तक यहाँ भी क्लेम कर सकता है। एनी डाउट? कोई भी डाउट आप प्लीज़ डिस्कस करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएंगे, आप इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको करा देता हूँ आपकी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। बस 1-2 छोटी छोटी बातें और इतनी सी रह गई हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, ज़्यादा एग्जाम में पूछी तो नहीं गई हैं, लेकिन सेक्शन को फुल कवर करने के लिए ली गई। 1 मिनट। तो देखें क्या है ये, टैक्सेबिलिटी ऑफ विड्रॉवल्स। आपने जो नोटिफाइड पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना में पैसा जमा किया है, जब वो आपको पेंशन के फॉर्म में मिलेगा तो भी टैक्सेबल होगा। अगर आप पॉलिसी को क्लोज कर दें या ऑप्ट आउट कर लें और फिर जो आपको पैसा मिले तो वो भी टैक्सेबल होगा। यानी जो पेंशन के फॉर्म में मिलेगा, अगर पॉलिसी पूरी हो जाने के बाद मिल रहा है तो भी वो पेंशन टैक्सेबल होती है। ठीक है, और अगर आप बीच में NPS की स्कीम को तोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, अकाउंट को क्लोज करा लेते हैं, तो भी वो पैसा आपको मिलेगा। तो आपको या आपके नॉमिनी को, पहले आपको मिला और फिर आपके नॉमिनी को मिला, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सेक्शन
10-12A बोलता है कि एनी पेमेंट फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट टू एन असेसी ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ दी पॉलिसी स्कीम और ऑप्टिंग आउट ऑफ स्कीम, आपने पॉलिसी को क्लोज करा या ऑप्ट आउट करा, मतलब पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, आपने स्कीम को रोक दिया है ना कि बस हमसे इतना ही पैसा जमा हो पा रहा है, हमारा जो जमा है वो वापस कर दो। तो जो आपको क्लोजर ऑफ स्कीम या ऑप्टिंग आउट ऑफ स्कीम की वजह से जो भी पैसा मिल रहा है टू द एक्सटेंट ऑफ 60% ऑफ टोटल अमाउंट पेबल टू हिम एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट इज एग्जाम्प्ट। तो जो भी पैसा आपको पॉलिसी को क्लोज करने की वजह से आप ले रहे हैं उसका 60% तक आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, 10-12 में पेंशन एग्जाम्प्ट नहीं होगी, जो क्लोजर करने की वजह से ऑप्ट आउट करने से पैसा मिल रहा है उसका 60% तक एग्जाम्प्ट रहेगा, 40% पे टैक्स लगेगा। नो टैक्सेबिलिटी इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड बाय नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द एसएससी। देखो नॉमिनी दो केसेस में पैसा ले सकता है। पहला, अच्छा, रिसीव्ड बाय नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ एसएससी, नो अमाउंट रिसीव्ड ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट या ऑप्टिंग आउट ड्यू टू डेथ ऑफ एसएससी। तो ये थोड़ा ऐड करना है ना, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ऐड रहेगा, क्योंकि वीडियो बाद में अपलोड होगा ना, अभी बन रहा है, अपलोड होगा, उसके पहले मैं एडिटिंग कर दूंगा फिर अपलोड करूंगा। तो क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली अगर मान लो मेरी स्कीम है, नहीं मिस्टर एक्स है कोई, ठीक है, एक्स की जान लेते हैं अपन, एक्स की स्कीम है, एक्स ने स्कीम को पूरा किया, अब उसको पेंशन मिलना शुरू हो गई, तो एक्स के हाथों में टैक्सेबल होगी। एक्स को पेंशन मिलना शुरू हो गई और एक्स की डेथ के बाद वो पेंशन उसके नॉमिनी को मिलना कंटिन्यू रही, तो उसके हाथों में भी टैक्सेबल होगी। दूसरा, एक्स ने स्कीम को क्लोज कर दिया, ठीक है, ऑप्ट आउट कर लिया और उसको पैसे मिले, तो 60% तक एग्जाम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल होंगे। उसको नॉमिनी को मिलेंगे तो भी यही होगा। नॉमिनी को कब? अभी उसको मिल गए कुछ और कुछ उसके नॉमिनी को बाद में। लेकिन अगर असेसी की मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, डेथ की वजह से एनपीएस की स्कीम रुक जाती है और उस वजह से उसके नॉमिनी को पैसा मिलता है, तो फिर वो नॉमिनी के हाथों में क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। पेंशन नहीं मिल रही है, डेथ हो गई है असेसी की, ठीक है, जिसने जो कंट्रीब्यूट करता था वो एम्प्लॉय, ठीक है, अब उसके नॉमिनी को पैसा डेथ की वजह से मिला, डेथ की वजह से हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया और हमें पैसा मिला, तो वो क्या हो जाएगा? नॉमिनी के हाथों में एग्जम्प्ट होगा। अदरवाइज जो पेंशन मिल रही थी पहले एक्स को, फिर एक्स की डेथ के बाद वो पेंशन कंटिन्यू हो गई नॉमिनी को, तो वो तो टैक्सेबल होती रहेगी। आपसे नहीं पूछते हैं इतना टेक्निकल, ठीक है, तो फिर भी आप एक बार सुन लें ताकि जब एमसीक्यूज में आपसे पूछे तो आपको पता हो। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनपीएस which is reinvested for purchasing annuity plan in same previous year is entirely exempt from tax। आप एनपीएस में पैसा जमा कराते गए, आपकी एनपीएस मैच्योर हुई, अब आपको पेंशन मिलनी थी, पेंशन मिलती टैक्सेबल होती। आपने क्या करा? जो भी पैसा आया आपको, आपने उसको फिर से एक एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर आप जो पैसा आया और आपने उसी प्रीवियस ईयर में फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन जब वो बाद में फिर से आपको रिसीव होगा, एन्युटी कभी तो मैच्योर होगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ रेफर क्वेश्चन यहाँ मतलब इलस्ट्रेशन 4 and 5 ऑफ स्टडी मटेरियल। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये है द बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 1 लाख पर मंथ, एक महीने की 1 लाख, 12 महीने की 12 लाख। ही इज एंटाइटल्ड टू डीएनएस अलाउंस विच इज़ 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो उसको मतलब हर महीने 40,000 रुपये की डीएनएस अलाउंस मिलती है, तो कितना हो गया 12 महीने का? 4,80,000। और उसमें लिखा है कि 50% ऑफ डीएनएस अलाउंस फॉर्म पार्ट ऑफ पे फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 480 में से 2,40,000 डीए कौन सा वाला हो गया? एफ वाला हो गया।
और बेसिक सैलरी कितनी है पूरे साल की? 12 लाख। तो कितना हो गया सैलरी फॉर द पर्पज़ ऑफ 80 CCD? 14,40,000। आगे बोलते हैं बोथ मिस्टर ए एंड हिज एम्प्लॉयर ABC लिमिटेड contribute 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू द पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD। वो बेसिक का 15% दे रहे हैं। देखिए जो आपको डिडक्शन मिलती है वो इसकी 10% तक मिलती है और कंट्रीब्यूशन इसका 15 तक जा रहा है। तो आप देख लो 12 लाख का 15% तक कितना हो जाएगा? 1,80,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन जा रहा है। यही एम्प्लॉई का और यही एम्प्लॉयर का। एक्सप्लेन द टैक्स ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। वो केवल डिडक्शन नहीं पूछ रहे, वो बोल रहे हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट बताओ, आप जो जो होना है सब कुछ बता दो। तो देखें आईसीआई ने बहुत अच्छा आंसर ड्राफ्ट किया है। टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सच पेंशन स्कीम वुड बी ट्रीटेड एज सैलरी सिंस। तो पहले तो जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया रहा है वो सैलरी बन जाएगा, सिंस इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17(1)(8). Therefore 1,80,000 being 15% of basic salary 12 lakh will be included in Mr. A's salary। ये हो गया एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, पहले तो सैलरी बन जाएगा। फिर मिस्टर एज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम इज अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD(1). However, the deduction is restricted to 10% of salary. और सैलरी फॉर दिस पर्पज मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस इफ एनी, ए फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो देयरफॉर सैलरी क्या हो जाएगी? बेसिक सैलरी 12 लाख, DNS अलाउंस 480 है, उसका 50% 240, तो ये हो जाएगी सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ 80 CCD 14,40,000। 80 CCD(1) में 10% तक की डिडक्शन मांगी जा सकती है 1,44,000। उसने कॉन्ट्रीब्यूट करा है 180, 144 यहाँ क्लेम कर सकता है। और जो बैलेंस बचा वो 80 CCD(1)(B) में क्लेम कर सकता है कितना? 36,000। ठीक है, तो 144 यहाँ क्लेम कर ले, 36 यहाँ क्लेम कर ले। देखो जब तक 80C और 80CCC की आपकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है फिर आप कोई भी सीक्वेंस रख लो, ठीक है। अगर आपको 80C वगैरह की ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और अगर आप 80 CCD(1) में ज़्यादा अमाउंट क्लेम करना चाह रहे हैं आपके कॉन्ट्रीब्यूशन का NPS वाला, तो आप फंसोगे। तो आप पहले 1B में क्लेम कर लेना और फिर 1 में क्लेम करना। तो 1,44,000 जो यहाँ आया इज अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर 80 CCD(1). दिस वुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन एंड बी सब्जेक्ट टू द ओवरऑल लिमिट ऑफ 150 अंडर सेक्शन 80 CCE। 36,000 allowable as deduction under section 80 CCD(1)(B) is outside the overall limit of 150. In alternate 50,000 can be claimed as deduction under section 80 CCD(1)(B। बोले ऑल्टरनेट ये कर सकते हो 50,000 पहले 1B में क्लेम कर लो, बैलेंस 130, 180 में से 50,000 क्लेम कर लिया आपने, कैन बी क्लेम 180 वाला जो कंट्रीब्यूट करा था उसमें से 50,000 क्लेम कर लिया, बचा हुआ कंट्रीब्यूशन 31 आप 80 CCD(1) में क्लेम कर सकते हैं, 10% से ज़्यादा तब भी नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम वुड बी अलाउएबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD(2) सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ सैलरी। देयरफॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD(2) क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा 10% सैलरी का। इवन दो द एंटायर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 180 इज इंक्लूडेड इन सैलरी, पहले तो 180 को सैलरी में इंक्लूड करो और फिर 144 की 10% तक की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज 8 लाख। ये है उनकी ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ही हैज़ मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, देखें आप अच्छे से, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लग रहा है, PPF में पैसा जमा करा रहा है, RPF में नहीं है ना, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में भी नहीं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, इसलिए उन्होंने ऊपर GTI दी है, आपने ध्यान दिया होती है ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, तो इसका PPF में इसने जमा कराया कितना? 180। PPF की डिडक्शन किस में मिलती है? 80C में। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू APJ स्कूल न्यू दिल्ली फॉर एजुकेशन ऑफ हिज सन स्टडिंग इन क्लास 10। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चे की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस दोगे, बिल्कुल अलाउ हो जाएगा, 45,000 2 बच्चों तक के लिए अलाउ हो जाता है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, हाउसिंग लोन रीपे कर रहे हैं 80C में, डिडक्शन इसकी भी मिल जाएगी। ये भी 80C है, ये तीनों ही 80C के डिडक्शन है। और चौथा, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC। पेंशन फंड
ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाओ 80C, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाओ 80D जो कि पढ़ेंगे, और पेंशन फंड में पैसा जमा कराओ तो 80CCC 1,05,000, सॉरी 1,05,000। कंप्यूटर दी एलिजिबल डिडक्शन, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, तो इसमें एम्प्लॉयर वाला रोल नहीं है, एम्प्लॉय का ही रोल है। देख लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF 1,10,000, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस 45,000, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 25, 1,80,000 तो यही हो गया। लेकिन 80C की खुद की लिमिट है 1.5 लाख, तो बोला 1.5 लाख से ज़्यादा तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है। अब 80C में 1.5 लाख तक ही मिल पाएगा ना, 80 है तो। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड 1,05,000, तो 80CC के हिसाब से तो 1,05,000 ठीक है। अब हो गया टोटल 2,55,000। और एज पर सेक्शन 80CCE द एग्रीगेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, CCC एंड CCD1 हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 150। सो डिडक्शन अलाउेबल अंडर चैप्टर 6 से 1,50,000 मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, ओके। क्या इसने एनपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन किया है? आप इंतज़ार कर रहे थे एनपीएस आएगा इसमें, किया है क्या? नहीं, तो बस एनपीएस की बात ही नहीं हुई। अगर करता और यहाँ इसकी लिमिट 1.5 लाख से ज़्यादा हो भी जाती तो भी वो 80CCD1B में 50,000 तो अपना क्लेम कर ही सकता था। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आप ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बेल आइकन भी दबा दीजिए तो आपको, ताकि नोटिफिकेशंस आते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।